हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 अप्रैल 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि तेल, साबुन, शैम्पू व बिस्कुट हो सकते हैं महंगे। इंडोनेशिया से देखिए जो पाम ऑयल का आयात किया जाता था उस पर रोक लगने के बाद अप्रैल की खुदरा महंगाई दर प्रभावित होने की आशंका भी इसमें जताई गई है। इंडोनेशिया ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पाम ऑयल आयात यानी कि उन्होंने निर्यात बंद कर दिया है। उसके इस फैसले से भारत में खाद्य तेल के साथ साबुन, शैम्पू, बिस्कुट, टूथपेस्ट जैसी एफएमसीजी सेक्टर की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। इससे अप्रैल की खुदरा महंगाई दर भी प्रभावित होने की आशंका है। मार्च की खुदरा महंगाई दर पहले ही 6.95% के स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत में पाम ऑयल का इस्तेमाल खाने से लेकर साबुन, बिस्कुट, टूथपेस्ट, शैम्पू जैसी एफएमसीजी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। भारत सालाना 80 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। इसमें 40 लाख टन का आयात इंडोनेशिया से करता है। इंडोनेशिया 62% हिस्सेदारी के साथ विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर मलेशिया है, लेकिन वह दुनिया की पाम ऑयल की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। सोमवार को पाम ऑयल की कीमत पिछले 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पाम ऑयल की कीमत अभी लगातार बढ़ सकती है। इसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियों पर देखने को मिला है और ब्रिटानिया, टीएफएमएस फूड्स, नेस्ले इंडिया, बेक्टर फूड्स जैसी कंपनियों के शेयरों के भाव में कमी देखी गई है, क्योंकि पाम ऑयल महंगा होने से इन कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत ईयू ने गठित की कारोबार व तकनीक परिषद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेन के बीच सोमवार को हुई शिखर वार्ता में कारोबार व तकनीक क्षेत्र में रिश्तों को ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए परिषद बनाने का फैसला किया गया है। भारत ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के नाम से स्थापित यह परिषद दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश समझौते की राह की मुश्किलें दूर करेगा। दोनों नेताओं ने भावी कारोबारी समझौते को राजनीतिक समर्थन देकर दुविधाओं को समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मौजूदा रणनीतिक रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने को भी अपना समर्थन दिया है। भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के मुद्दे और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विमर्श हुआ है। गत वर्ष मोदी के साथ यूरोपीय संघ के 27 देशों के प्रमुखों की बैठक में उठे मुद्दों की भी समीक्षा की गई है। उक्त बैठक को भारत ईयू के रिश्तों में अहम मोड़ के तौर पर देखा जाता है। ईयू भारत का तीसरा बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों के बीच वर्ष 2020 में 95 अरब डॉलर का कारोबार किया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यूक्रेन का असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले को दुनिया के भविष्य की परिभाषित करने वाली घटनाओं के तौर पर चिन्हित करते हुए यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेन ने भारत को भी आगाह किया है कि इस तरह की घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोहराई जा सकती है। राजधानी में रायसीन डायलॉग का शुभारंभ करते हुए प्रेसिडेंट लेन ने यूक्रेन रूस युद्ध के व्यापक असर और यूरोपीय संघ व भारत के रिश्तों के भविष्य पर बहुत ही सार्वभौमिक भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले का जो असर होगा उससे न सिर्फ यूरोप का भविष्य परिभाषित होगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भविष्य को भी तय करेगा। लेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रूस और चीन के बीच बढ़ रहे गहरे रिश्तों से जोड़कर देखा है। लेन जब अपना अक्षीय भाषण दे रही थी तब उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तकरीबन 10 देशों के विदेश मंत्री और 90 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपनी यूक्रेन यात्रा का हवाला देते हुए लियोन ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से यूक्रेन की सड़कों पर लाशों के ढेर देखे हैं और एक ही जगह पर कई लाशों को दफनाते हुए कब्रगाह देखी हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत और ईयू के लिए भू राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करना जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे रणनीतिक और भू राजनीतिक लिहाज से अहम इलाकों में सहयोग करना जरूरी है। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेन से मुलाकात में कोविंद ने कहा कि ईयू जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और अनुसंधान एवं नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत की उच्च महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए एक अहम साझेदार बना रहेगा। भारत में लेन का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ दो सबसे जीवंत लोकतंत्र, सबसे बड़ी मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाएं और बहुलवादी समाज हैं। कोविंद ने कहा कि भारत और ईयू कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें सुधरे हुए और प्रभावी बहुपक्षवाद पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में केंद्र व राज्यों से मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में न्यायमित्र की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में सुझाव मांगते हुए गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई करने की बात कही है। न्यायमित्र वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में शारीरिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने का सुझाव दिया है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव व बी.आर. गवई की पीठ ने दिया है। इलाहाबाद के रहने वाले कनिष्ठ पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर खेल को मौलिक अधिकार घोषित करे जाने की मांग की है। याचिका में शारीरिक शिक्षा की जगह खेल शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह शामिल करने की मांग की गई है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। साथ ही वरिष्ठ वकील को गोपाल शंकर नारायण को सुनवाई में मदद के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। देखिए एक और न्यूज़ है कि विमर्श व वित्तीय आकलन के बाद ही बने कानून। पिछले दिनों में मुफ्त उपहारों की योजनाओं को लेकर हर स्तर पर सवाल खड़े होते रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घटनाओं को लेकर कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। वहीं यह बहस भी छिड़ गई है कि योजनाएं और कानून बनाने से पहले व्यापक जन बहस और उसके वित्तीय परिणाम पर चर्चा जरूरी है। अदालत ने पिछले दिनों ऐसी कई योजनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई जो या तो जल्दबाजी में बनी या फिर वित्तीय कारणों से जमीन पर नहीं उतर पा रही है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में शिक्षा के अधिकार मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर हर स्तर पर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है तो कानून ही क्यों लगाया गया। 5-5 हजार वेतन के शिक्षक रखकर गुणवत्ता शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कोर्ट यह भी कहना था कोर्ट का कि कानून बनाने से पहले वित्तीय आकलन और व्यापक विमर्श करना जरूरी है। इसी तरह बिहार के शराबबंदी कानून के मामले में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के ज़्यादातर न्यायाधीशों के इस कानून के तहत आरोपितों की जमानत याचिका सुनने में व्यस्त होने पर कानून को लेकर सवाल उठाया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है भारत की उपलब्धियों का स्मारक। जो अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि PMS के रूप में भारत को सबसे आधुनिक संग्रहालयों में से एक की सौगात मिली है। नई दिल्ली के प्रख्यात 3 मूर्ति परिसर में स्थित इस संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य उन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देना है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए समग्र प्रयासों के माध्यम से नेतृत्व प्रदान किया है। कुछ साल पहले जब इस संग्रहालय के विचार का प्रस्ताव आया तो एक तबके ने इसका विरोध किया। उनकी आपत्ति शायद इसी बात को लेकर थी कि इसमें सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकृति देकर उनका सम्मान किया जाए। ऐसे लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिवार ने नेहरू संग्रहालय को एक पारिवारिक संपत्ति के रूप में देखा। वहीं नेहरू खंड का कायाकल्प यही दर्शाएगा कि कई दशकों तक परिवार ने देश को सिर्फ
किस प्रकार चलाया और उसे असल में किस प्रकार चलाया जाना चाहिए था। जहाँ तक प्रधानमंत्री संग्रहालय का विषय है तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। पहली यह कि इसका विचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उनका उद्देश्य था कि इसमें सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दिखाया जाए। साथ ही नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों से कई दौर का संवाद कर परियोजना पर प्रगति की पड़ताल की और संग्रहालय की विषय वस्तु को लेकर अपने सुझाव दिए। इन परिचर्चाओं में मोदी ने 2 महत्वपूर्ण मंत्र दिए। पहला यह कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण के दौरान हमें अतीत में दरिद्रता से जुड़े विमर्श के बरक्स नवाचार के अनुभव की अभिव्यक्ति को लेकर उदारता दिखानी चाहिए। यानी गरीबी से जुड़ी अवधारणा अब अतीत की बात हो गई है। उनकी बातों और उनके द्वारा आरंभ की गई महत्वाकांक्षी पहलों को देखते हुए यही आभास होता है कि 2014 से पहले और उनके उपरांत की शासन व्यवस्था में गरीबी की संकल्पना एवं समृद्धि की अवधारणा एक विभाजक बिंदु है। चलिए नेक्स्ट है समान नागरिक अधिकारों की प्रतीक्षा। सभी वर्गों के लिए एक जैसी सिविल कानून यानी समान नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस संहिता के निर्माण की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि अब समान नागरिक संहिता की बारी है। यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी थी, किंतु पिछले 72 वर्षों से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। यह अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इस उपबंध के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है और सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह पंथ, जाति, क्षेत्र, भाषा जैसे बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जो मानवीय गरिमा का सम्मान करते हों और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उतरते हैं। आज़ादी के बाद समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हिंदू विधि में व्याप्त परिवर्तन किए गए हैं। पहले हिंदू समाज के पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते थे। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। पति पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा शुरू की गई। गोद लेने के मामले में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इनमें कुछ सुधार दूसरे संप्रदायों से पहले से ही थे। मसलन ईसाई समाज में पुरुष एक ही शादी कर सकता था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांत को तरजीह दी गई है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में देखिए बताया गया है कि कोयला और महंगा हो गया है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोयले की कमी को बताया गया है। इससे क्या होगा कि जो अभी तक पावर सेक्टर जो बिजली बेचता था वो अब 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अगर बेचेगा तो कहीं ना कहीं राज्यों में भी अब बिजली दर ग्राहकों के लिए महंगी हो जाएगी। इसी को यहाँ पर बताया गया है। कोयले की कमी से गहरा रहे संकट के बीच पावर एक्सचेंज में बेची जाने वाली बिजली की कीमतों के भी उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि इस तिमाही के तमाम पावर एक्सचेंजों में बिजली की औसत दर 6 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा रह सकती है। यह किसी एक तिमाही में दर्ज की गई पिछले 5 वित्त वर्षों की सबसे उच्चतम दर होगी। बिजली की कीमत में वृद्धि की एक बड़ी वजह बताई जा रही है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा हो गया है और आयातित कोयले से बिजली बनाने की लागत बढ़ गई है। साथ ही देश में बिजली की मांग में इन 3 महीनों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। मांग ज़्यादा होने का असर भी पावर एक्सचेंज पर पड़ेगा। प्राकृतिक खेती के विस्तार में नीति आयोग की होगी अहम भूमिका। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जा चुका है और इसमें विस्तार देने के लिए नीति आयोग एक रूपरेखा तैयार करेगा। नवाचारी कृषि यानी कि इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि आज ऐसी खेती की जरूरत है जिसका न केवल प्राकृतिक के साथ सामंजस्य हो बल्कि उत्पादन की लागत कम करने के साथ किसानों को मुनाफा भी दे।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इस दिशा में मिली कामयाबी देखने के बाद और किसान भी इससे जुड़ेंगे। तोमर ने कहा कि नीति आयोग किसानों, विज्ञानियों और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर प्राकृतिक खेती के बारे में एक रूपरेखा तैयार करेगा और कृषि मंत्रालय उसी का अनुसरण करेगा। चलिए इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। सेना पर खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है अमेरिका जो 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 61 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। उसके बाद चाइना है जो 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करता है। उसके बाद है भारत 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 5,87,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। उसके बाद है ब्रिटेन और उसके बाद है रूस। दुनिया में इस समय विभिन्न देशों के बीच एक दूसरे से ताकतवर बनने की होड़ मची हुई है। सभी बड़े देश खुद को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि कोई भी उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इस होड़ में वैश्विक सैन्य खर्च सर्वकालिक उच्च स्तर 2.1 ट्रिलियन डॉलर लगभग 160 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, चीन दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये आज का 26 अप्रैल 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।